हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग। सो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। मैच द गिवन स्टोरेज टेक्नोलॉजी विद द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला है डबल ई पी रोम, एन वी एम ई, एच डी डी, डी रैम। तो इन सबको रिलेट करना है उनकी कैरेक्टरिस्टिक से। सो डबल ई पी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वे में मिटने योग्य और प्रोग्राम योग्य होता है। मतलब ये एक नॉन वोलेटाइल फॉर्म में होता है जिसको विद्युत संकेतों का उपयोग करने के लिए भी मिटाया जाता है। और एन क्या होता है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस होती है। ये एक इंटरफेस प्रोग्राम है जो PCI एक्सप्रेस को उपयोग करने के लिए किया जाता है। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरिंग डिवाइस होती है। इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज, चुंबकीय डिस्क, प्लॉटर वगैरह ये सब शामिल होते हैं। डी रैम मतलब क्या है कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो वोलेटाइल फॉर्म में होती है और इसको लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता भी होती है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज़ APR इन क्रेडिट कार्ड। APR क्या होता है? ये है एनुअल परसेंटेज रेट, मतलब वार्षिक प्रतिशत दर। तो क्रेडिट कार्ड में आपको ये मतलब रेट मिलता है APR। तो इसके माध्यम से पैसे उधार लेने की वार्षिक लागत परसेंटेज के फॉर्म में व्यक्त की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज DFS, व्हाट डज द एक्रोनिम AEPS स्टैंड फॉर? AEPS का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मतलब जो भी पेमेंट सिस्टम होता है वो आधार के बेस पे लिंक करते हैं बैंक डिटेल्स को। इसके थ्रू ही आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हो। तो AEPS का फुल फॉर्म हो गया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जो आधार प्रमाणीकृत के माध्यम से बैंकिंग लेन देन में सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। Is the mobile technology in column A to column B? फर्स्ट है GPS, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर, C है स्मार्टफोन एंड फोर्थ है मोबाइल पेमेंट। तो GPS क्या होता है? इससे आपने मतलब कि यूज़ किया होगा गूगल मैप। तो यूजर्स जो होते हैं स्थान को खोजने डिजिटल वे में कहीं भी जाना है तो आपने GPS ओपन कर लिया और इसके बाद नेविगेट किया तो आप उस लोकेशन में पहुंच जाते हो इजली। इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर क्या होता है कि जो भी मतलब बुक्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड होती हैं, उसको आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में उसको रीड कर सकते हो, उसमें कुछ भी एडिट भी कर सकते हो जो भी मतलब उसका ऑथर हुआ। तो स्मार्टफोन मतलब है कि स्मार्टफोन आजकल सभी के पास ही होते हैं। तो बेसिकली 4G या 5G नेटवर्किंग के मोबाइल फ़ोन अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल पेमेंट सिस्टम, मतलब ग्राहकों को उनके मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस में उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देता है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन अल्फान्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन NEFT सिस्टम। तो NEFT सिस्टम में भाग लेने को मतलब क्या बोलते हैं, जो भी कोड होता है तो उसे हम बोलते हैं IFSC कोड। जैसे कि आपने देखा होगा बैंक डिटेल्स होती हैं, इसके बाद IFSC कोड होता है। तो IFSC कोड का मतलब होता है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये यूनिक कोड ही होता है, RBI को ज़्यादा मतलब बैंक शाखा को दिया जाता है। और इसमें वैसे NEFT हुआ, RTGS, IMPS, इन सभी में ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र के लिए अब बैंक शाखा को विशिष्ट पहचान प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट डन विद आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन थ्रू आधार डेटाबेस इज कॉल्ड। इसे हम बोलते हैं AEPS। AEPS मतलब आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ओके, तो ये आधार डेटाबेस के माध्यम से ही मतलब पहचान और उसका वैलिडेशन होता है, प्रमाण किया जाता है। ठीक है। और मतलब इसमें जैसे कि फिंगर प्रिंटिंग हुआ, बायोमेट्रिक, इसका उपयोग करके भी आप फाइनेंस या रुपए पैसों का लेन देन की अनुमति प्रदान की जाती है। तो आंसर हुआ AEPS। नेक्स्ट है विच
Interoperability standard is used for cross-border digital payment involving multiple financial institutions. तो जैसे कि कई वित्तीय संस्थाएं हमसे जुड़ने के लिए सीमा के जो पार डिजिटल भुगतान के लिए अंत संचालनीय मानक का उपयोग किया जाता है, उसे हम बोलते हैं डी मतलब ISO 2002020। तो इसको एक इंटरनेशनल मतलब के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि स्विफ्ट हो गया, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये सारी जो भुगतान की प्रणाली बातों को व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। तो इसका आंसर है ISO 20022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is type of banking transaction that can be done using AEPS? तो किस टाइप की बैंकिंग ट्रांजैक्शन को यूज़ किया जाता है? तो आंसर है ऑल ऑफ एबव, मतलब कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट। तो इसमें कैश को निकाला भी जा सकता है, बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं इसमें आप, और जो भी आपको कैश जमा भी करना है तो ये सब आप बैंक में कर सकते हो। तो आंसर हुआ डी, इसमें से सभी। तो बैंकिंग सेवाएं में और AEPS के द्वारा जो बैंकिंग सेवाएं मिलती हैं उसमें क्या क्या होता है, जैसे नकद जमा, नकद निकासी, बैलेंस की पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, और आधार से आधार फंड ट्रांसफ़र कैसे होता है, दोहरा प्रमाणीकरण भीम आधार पे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यूजर को प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर को। व्हाट सर्विस इज़ UPI एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ? तो UPI किस सेवा का उन्नत प्रसंस्करण है? आंसर है बी, मीन्स इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, IMPS। अभी हम पढ़ चुके हैं इसको। तो UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि वर्क करता है IMPS पे बेस पे। ठीक है, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैस्टर डिजिटल फाइनेंस टर्म विद इट्स प्राइमरी फंक्शन। सो व्हाट इज डिजिटल वॉलेट, ब्लॉकचेन, पेमेंट गेटवे क्या है? नेक्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट है डिजिटल वॉलेट क्या होता है? मीन्स सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग डिजिटल करेंसी एंड फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन। मतलब ये एक सॉफ्टवेयर होता है, जो भी करेंसी होती हैं उसको डिजिटली वे में आप स्टोर कर सकते हो, डिजिटल करेंसी को। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन। तो ये इट्स फैसिलिटेट सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग। तो इसमें डेटा को सुरक्षित करने के लिए सेंट्रलाइज्ड वे में आप इसमें सुविधा प्रदान कर सकते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू। पेमेंट गेटवे होता है इंटरफेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरली, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सिक्योरली मोड होता है पेमेंट गेटवे। नेक्स्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो इट ऑटोमेट्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन व्हेन कंडीशंस आर मेट। जब शर्तें पूरी हो जाती हैं तो इसमें जो अनुबंध होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं असर्शन रीज़न, मतलब डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करते हैं। सो सही है। और नेक्स्ट है डिजिटल वॉलेट लेन देनों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से इनक्रिप्शन पर निर्भर करते हैं। तो ये भी सही है, तो दोनों सही होने चाहिए। तो आंसर है बी, डिजिटल लाइक असर्शन इज ट्रू बट रीजन फॉल्स। तो मतलब ये हुआ कि डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करते हैं, तो ये सही है, बट इसका ये जो मतलब एक्सप्लेनेशन है, रीज़न, ये गलत है। तो इसका आंसर है बी, डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम तो करता है, और इसका यूज़ करते हैं जैसे कि पेमेंट मेथड इंक्रिप्शन, टोकनाइजेशन हुआ, और अदर सेफ्टी रीजन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है डेटा को सुरक्षित करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड USD सर्विस फॉर बैंकिंग? तो बैंकिंग के लिए USD सेवा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर है बी, NUUP, मतलब नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। तो ये एक टेक्निक होती है जो मोबाइल फ़ोन से बिना इंटरनेट के बैंकिंग थ्रू का सेवाओं की सुविधा देता है। ठीक है, मतलब जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है उन लोगों को ये सारी चीज़ें या सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर,
14 मीन्स भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं हम। फ्यूचर स्किल्स कौन कौन सी हैं, किसके बारे में पढ़ना है हमको। निम्नलिखित में किस रिसेंट ट्रेंड्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता था, जो आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो जैसे आपने देखा हो कि लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारी चीज़ें वर्चुअली हो गई, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, स्विगी जोमेटो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन ही हुई, तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, इससे जो खर्च भी होता है कम होता है, जिससे आप घर बैठे भी सारे काम मोस्टली कर सकते हो, आने जाने का कोई खर्चा नहीं होता। तो इसी को हम वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं या ऑनलाइन मोड बोलते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन होता है क्या है कि ये प्रोसेसर, मेमोरी जैसे कि कंप्यूटिंग संसाधनों को परिभाषित किया जाता है, जैसे आईटी के खर्च को कम करने का एक प्रभावी तरीका होता है। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन में जैसे वर्चुअल कंप्यूटर हुए, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म और स्टोरेज डिवाइस, ये सारे संसाधन किसी चीज़ का वर्चुअल वर्जन बनाने की क्रिया कहलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजिटल इनिशिएटिव इन इंडिया यूजेस टेक्नोलॉजी हेल्थ डेटा ट्रैक द कोविड-19 पैंडेमिक। तो सरकार ने हेल्थ के डेटा को ट्रैक करने के लिए कोविड-19 पैंडेमिक समय कौन सा डिजिटल इनिशिएटिव लिया था? तो इसका आंसर है आरोग्य सेतु। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, एप्लीकेशन में डाउनलोड किया गया था, काफ़ी लोगों को बोला गया था सभी से। तो आरोग्य सेतु नामक का ऐप डाउनलोड करवाया गया था, या इसका मदद से आप हेल्थ का डेटा भी निकाल सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हैं हेल्थ डेटा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड टेक्नोलॉजी। तो रेड क्या होता है? रेड टेक्नोलॉजी मतलब रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क या रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो ये एक डेटा स्टोरेज वर्चुअल टेक्निक ही है, जहाँ पे डेटा को रिडंडेंसी, सुधार या दोनों के उद्देश्यों के लिए भौतिक डेटा स्टोरेज को एक या अधिक तार्किक इकाइयों में जोड़ने का काम करती है। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है सी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसका आंसर पूछा गया है सही कौन सा है। तो रेड जो होता है कई HDD में डेटा को संग्रहित करके अतिरेक के माध्यम से अधिक डेटा को विश्वसनीयता प्रदान करता है, सही है। नेक्स्ट है, रेड विफलता के एकल बिंदुओं को ख़त्म करने में मदद करता है और डेटा हानि का जोखिम को भी कम करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, रेड सिस्टम के ड्राइव में डेटा वितरित करके रीड और राइट थ्रोट पर डेटा हानि के जोखिम को कम करता है, तो ये भी सही है। तो इसके तीनों ही आंसर सही, तो आंसर हुआ सी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्न में कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? तो आंसर है सी ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल टेक्निक ही है जहाँ पे पब्लिकली लेज़र रखा जाता है, जहाँ पे सभी प्रकार की जो ट्रांसफ़र होते हैं डेटा का या ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सूचनाओं को परमानेंटली रिकॉर्ड किया जाता है और उनको वैलिडेट किया जाता है। और ब्लॉकचेन जो टेक्निक होती है वो 3 अलग अलग टेक्निक के रूप में कार्य करती है, जैसे कि इंटरनेट हो गया और पर्सनल की अर्थात क्रिप्टोग्राफी और प्रोटोकॉल पे नियंत्रण के लिए किया जाता है क्रिप्टो करेंसी का यूज, और सी मतलब ब्लॉकचेन का टेक्निक का यूज़। नेक्स्ट पढ़ते हैं 5th क्वेश्चन, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रामाणिकता और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों को उपयोग क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी में डेटा को मतलब डेटा की गोपनीयता और डेटा की इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी और इन सब चीज़ों को बेसिकली इन सब में यूज़ किया जाता है क्रिप्टोग्राफी में। इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, तो बेसिकली सारा जो डेटा होता है ना वो ऑथेंटिक वे में स्टोर रहता है या ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मैच द ईच इनोवेशन विद इट्स की
कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग, नेक्स्ट वर्चुअलाइजेशन, एज कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग। तो हम पढ़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है मतलब। तो ये एक ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्स होता है जहाँ पे एक्सेस किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। वर्चुअलाइजेशन अभी हमने पढ़ा था जहाँ पे एक ही भौतिक मशीन पे कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाए जाते हैं। एज कंप्यूटिंग होता है कि डेटा स्रोत के करीब डेटा प्रोसेसिंग वितरित किया जाना या डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग में जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, गणनाएं हैं, तो उनको क्वांटम फिनोमेना के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी इज बेस लाइन फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन। क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए टेक्निक कौन सी यूज की जाती है? तो आंसर है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन में हम लोग क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं, ये डिजिटली वे में काम करता है, ठीक है। सो व्हाट आर फ्यूचर स्किल्स प्राइमरली डिफाइंड एज। मुख्य रूप से भविष्य के कौशल को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? तो competence for solving complex problems in emergent current direction, उभरते संदर्भों में जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यता। तो जो फ्यूचर स्किल्स होती हैं ना, उनमें जो व्यक्ति तेजी से बदलते हुए परिवेश में अपने आप को ढालने के लिए मतलब जो भी काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, उन सबको आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हो। तो ये फ्यूचर स्किल्स का काम होता है जो सिखाई जाती हैं भविष्य के कौशल के रूप में, और इसमें समस्या का समाधान करना, आलोचनात्मक सोच रखना और डिजिटली वे में लिटरेसी प्रदान करना, ये सारे ही इसमें क्वालिटीज़ शामिल होती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा क्या होती है? So which statement best to describe the core principle of zero trust security model? कौन सा कथन जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर है उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना प्रत्येक एक्सेस अनुरोध को लगातार वेरीफाई करना, यही जीरो ट्रस्ट का काम है सिक्योरिटी मॉडल का। सो कंटिन्यूली वेरीफाइंग एवरी एक्सेस रिक्वेस्ट रिगार्डलेस ऑफ यूजर लोकेशन। तो जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल का मुख्य सिद्धांत है कभी भरोसा ना करो, हमेशा सत्यापित करो। मतलब कि पहले सत्यापित करो, इसके बाद भरोसा करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई भी विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हमला सतह या फिर अटैक सरफेस। जैसे कि कंप्यूटर्स में कभी कभी वायरस मतलब कि एंटर हो जाता है, तो उससे मतलब सिस्टम में बग आ जाते हैं, तो इसी को ही हम अटैक बोलते हैं कंप्यूटर में। जैसे कभी कभी हैकिंग के थ्रू भी लोग पूरा सिस्टम ही हैक कर लेते हैं, तो ये बेसिकली एक इलीगल वे में सिस्टम को हानि पहुंचाते हैं, है ना। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, it's a set of rules that controls incoming and outgoing network traffic based on security parameter। तो फायरवॉल होता है जो एक सुरक्षा मापदंड के आधार पे जाने वाले नेटवर्क और आने वाले नेटवर्क के बीच में कंट्रोल रखता है, तो इसे बोलते हैं फायरवॉल। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। फर्स्ट है स्पैम, फिशिंग, कैप्चा एंड बॉटनेट। तो स्पैम क्या होता है कि जैसे कभी आप मेल पढ़ते होगे तो कभी कभी एक स्पैम में कुछ मेल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो जो स्पैम कॉलम होता है वो अनवांटेड बल्क ईमेल का होता है, तो जहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स और स्कैम वगैरह होते हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए किसी भी अननेसेसरी लिंक पे क्लिक करने से, ताकि आपको कोई भी लॉस ना हो, है कि नहीं। सो नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग क्या है कि मलेशियस ईमेल्स ट्रिकिंग यूज़र इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव डेटा। किसी भी सेंसिटिव डेटा को लीक होने से बचाने
मतलब कि लीक होने पे धोखा देता है। तो ये एक मैलिशियस ईमेल्स होती हैं जहाँ पे आपको धोखा खा जाते हो ना कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव है या नहीं। कैप्चा क्या होता है? ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश ह्यूमन फ्रॉम बॉट्स। मतलब जब आप कोई भी लिंक ओपन करते हो या फिर कुछ भी शो करना होता है तो एक कैप्चा दिया होता है कि ये वेरीफाई करता है कि आप ह्यूमन हो या नहीं हो। तो कभी देखा होगा कुछ इमेजेस दी होती हैं एनिमल्स की, तो क्लिक करना होता है कि कौन सी सही है, और चेक बॉक्स में भी क्लिक करना होता है ताकि आप शो कर सको दैट यू आर ह्यूमन। तो ये कैप्चा का मतलब होता है। नेक्स्ट है बॉटनेट, मतलब ए नेटवर्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर यूज्ड फॉर साइबर अटैक। साइबर अटैक से बचने के लिए एक नेटवर्क होता है बॉटनेट। नेक्स्ट is a method of deceive victim by altering an email address URL, while is a method to trick user into providing sensitive information like login credential। जिसमें ईमेल एड्रेस की फेवरेट लोगों को धोखा दिया जाता है, इसको बोलते हैं स्पूफिंग। और जब आप लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं उसको दे करके आप धोखा खाते हो तो इसे हम बोलते हैं फिशिंग। तो इसका आंसर हुआ ए, स्पूफिंग और फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a malicious program that antivirus software protect against। तो ऐसा कौन सा malicious प्रोग्राम नहीं है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है? तो आंसर है सी, वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कर सको या कोई एंटीवायरस नहीं है, ठीक है। जबकि ट्रोजन हॉर्स, वायरस, फॉर्म, ये तीनों ही एक एंटीवायरस के रूप में काम करते हैं। तो आंसर हुआ सी, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट है जीरो डे वल्नरेबिलिटी, क्या होता है? इससे क्या मतलब है? जीरो डे वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि आप एक कमज़ोरी जिसका हमलावर को पता है लेकिन विक्रेता अभी तक पैच नहीं किया गया है। तो ए वल्नरेबिलिटी नोन बाय अटैकर्स बट नॉट येट पैच्ड बाय वेंडर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है, जिसमें से कौन सा वायरस एक प्रकार का नहीं है? तो डिस्क वायरस एक प्रकार का वायरस नहीं है, जबकि वो बूट सेक्टर वायरस, सिस्टम वायरस, फाइल वायरस, ये तीनों ही एक वायरस प्रोग्राम होते हैं। तो इसका आंसर है डी, डिस्क वायरस एक प्रोग्राम होता है जिसको कंप्यूटर के साथ सामान्य कामकाज के साथ से पहले बनाया गया है, बट ये वायरस का एक प्रकार नहीं होता। तो डिस्क वायरस हुआ आंसर। नेक्स्ट कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बनाते हैं, मतलब जो भी फाइल है उसको रेप्लिकेट कर दें वायरस में अगर एंटर हो गया है, तो ऐसा ही होता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट है कंप्यूटर की भाषा में बग क्या होता है? तो बग मतलब त्रुटि। तो कंप्यूटर में जो भी एरर आता है तो उसको हम बग बोलते हैं। नेक्स्ट जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू टेक्निक यूज फॉर वेरीफाइंग इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज। तो मैसेज की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है मैसेज डाइजेस्ट। तो मैसेज की अखंडता को सत्यापन करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक होती है मैसेज डाइजेस्ट। तो आंसर है डी। नेक्स्ट हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एक्सप्लोरिंग एप्रोप्रिएट ethical behavior related to online environment and digital media platform। तो कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो
एथिकल और एप्रोप्रिएट बिहेवियर को रिलेट करता है। आंसर है सी, साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स में ही सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट। कंप्यूटर थ्रेट में कौन सा शामिल होता है? तो आंसर है डॉस अटैक। ये कंप्यूटर थ्रेट का एक वर्ग होता है, डॉस अटैक, मतलब डॉस फुल फॉर्म मतलब डिनायल ऑफ सर्विस। तो इसमें ये अटैक इसमें किसी भी सिस्टम या नेटवर्क को इतना अधिक ट्रैफिक भेजते हैं जहाँ पे जो वैलिड यूजर्स होते हैं ना, उसके लिए भी अनअवेलेबिलिटी हो जाती है। तो यही मतलब होता है डॉस अटैक का। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग साइबर अटैक विद द डेफिनेशन। तो है मतलब रैंसमवेयर, फिशिंग, की लॉगिंग, डीडोस। तो रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसम के लिए डेटा को इनक्रिप्ट करता है, रैंसमवेयर होता है। फिशिंग मतलब डेटा को चुराने के लिए जो सस्पिशियस ईमेल्स होती हैं ताकि लोगों को भटकाया जा सके, वो मेल्स होती हैं फिशिंग मतलब। की लॉगिंग मतलब कीबोर्ड इनपुट कैप्चर करता है, और डीडोस मतलब सर्वर पर ट्रैफिक से ओवरलोड हो जाता है। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर सुरक्षा में सेल लगाने का काम क्या कहलाता है? हैकिंग। मतलब कि हैकिंग वही होता है कि किसी भी सिस्टम को हैक कर लिया जाता है ताकि आप उसकी कोई इन्फॉर्मेशन को लीक कर दो या उस यूज़र को हानि पहुंचाना, इसका ये मतलब होता है। विच टाइप ऑफ मॉलवेयर सेल्फ रिप्लिकेट टू स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क। किस प्रकार का मालवेयर स्वप्रतिकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है? तो आंसर है नन ऑफ द। इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो मालवेयर का टाइप हो। तो आंसर है ई। जो मतलब स्टेप मालवेयर जो चाल बनाकर नेटवर्क में फैल जाता है उसको हम बोलते हैं वर्म। कि यह मतलब स्वयं की प्रतिकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है, इसको वर्म बोलते हैं। जबकि ट्रोजन स्वयं की प्रतिकृति नहीं बनाता। और स्पाईवेयर यूज़र की जानकारी को चुराता है। टाइम बम मतलब एक प्रकार का मालवेयर होता है जो किसी विशेष घटना या समय पर सक्रिय होता है। रूटकिट क्या होती है? सिस्टम को नियंत्रित करने और छिपने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। पहला वायरस कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका आंसर है सी, क्रीपर। 1971 में बॉब थॉमस ने इसको विकसित किया था, क्रीपर को। हाँ, तो जब ये ARPANET में बनाया गया था ना, तो इसमें एक सिस्टम पे संदेश छोड़ता था जो कि है आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन मेथड इज एम्प्लॉयड इन RSA। कौन सी इंक्रिप्शन विधि RSA में कार्यरत है? तो आंसर है ए, पब्लिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? तो बॉटनेट अटैक जो होता है वो साइबर अटैक होता है जहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में संगठित कंप्यूटर्स एक साथ किसी लक्षित नेटवर्क सिस्टम पे हमला करते हैं। तो आंसर होगा डी, बॉटनेट अटैक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? तो यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड होता है। तो लॉजिक बम का यही मतलब हुआ। नेक्स्ट है वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूपण और संग्रहण से संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या होती है? तो आंसर है Y2K। Y2K का मतलब है कि Y मतलब ईयर और 2K मतलब 2000। तो यह कंप्यूटर बग की श्रेणी होती है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम ऑफ सर्विस सिक्योरिटी अटैक विद टेक्नोलॉजी, phishing, SQL injection, ransomware and man in the middle। तो फिशिंग है क्रेडेंशियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना। SQL इंजेक्शन मतलब डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाना।
नेक्स्ट है रैंसमवेयर, मतलब डेटा को एनक्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना। और मैन इन द मिडल, मतलब दो पक्षों के बीच में संचार को बाधित करना। नेक्स्ट है DDoS अटैक आर कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट ऑन www, व्हाट इज प्राइमरी मैकेनिज्म बिहाइंड सच अटैक। इसके पीछे ऑप्शन है कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफिक के साथ एक लक्ष्य सर्वर को ओवरलोड करना, इसका मतलब होता है DDoS अटैक का। तो साइबर सिक्योरिटी चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड इंटरनेट। सो ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सो तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू और कीप सपोर्टिंग अस, थैंक्स अ लॉट।